यूट्यूब चैनल। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूँ वो है प्राचीन भारत का इतिहास। आप सभी को पता होगा कि इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो है प्राचीन इतिहास बोलते हैं, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा जो है आपका आधुनिक इतिहास है, लेकिन चौथा भी है जिसको विश्व इतिहास के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हम अभी 3 पार्ट पे ही फोकस करेंगे। उसमें से एक फोकस वाला पार्ट जो है जिसका नाम है प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो आज लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास, जो कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम नजदीक है और सभी एग्जाम आने वाले हैं। बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वो सब के लिए आपको इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है वो मैं सब पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यानी पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का हर एक पार्ट आपको कवर कराया जाएगा, और वो भी फ्री में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम है? प्रागैतिहासिक काल। तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे प्रागैतिहासिक काल है, फिर से पाषाण काल भी आपको पढ़ने देखने को मिलेगा इसी में, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा जो आपका आधुनिक पाषाण काल, जिसको नव पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। तो वो सारी बातें हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्रोत के आधार पर कहने का मतलब पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अगर कहें तो 3 भागों में, स्रोत के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पहला का नाम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो आपका है ऐतिहासिक काल। तो हम समझते हैं बारीकी से तीनों काल जो है, ये उस तीनों को बारीकी से समझते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि वैसा काल जिसमें साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, बहुत सारे खुदाई के बावजूद भी कोई बहुत सारे चीज मिले हैं, लेकिन उसका पढ़ना यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला। और लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं तो फिर पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो वो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में अब हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जैसे कहने का मतलब कि वैसा काल, ध्यान से समझिएगा, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी खुदाई के बावजूद भी जो अवशेष, जो पदार्थ या जो भी पुरातात्विक वस्तु मिले हैं, उसका साक्ष्य तो मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको। लेकिन क्या उसको पढ़ा नहीं जा सका? समझ रहे हैं? पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। बात समझ में आ रहा है? चल, तो आगे अगला टॉपिक आपका है अगला ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल में क्या है कि वैसा काल जिसमें लिखित प्रमाण है और उसके बाद उसको हम पढ़ा जा सकता है, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल के नाम से, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक पुरातात्विक विद्वान थे जो कि उन्हीं के अंडर में ये खुदाई जारी हुआ, जिनको हम रॉबर्ट बुशफ्रूट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो रॉबर्ट बुशफ्रूट जो है उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस काल का अध्ययन किया गया है। यानी कि बुशफ्रूट जो है उन्हीं के कार्यक्रम में इनका खुदाई का काम जो है इसके बारे में अध्ययन करवाया गया, ठीक है ना। तो अगर वैश्विक रूप से जानते हैं, यानी कि विश्व स्तर के रूप में अगर देखें तो क्या है कि 1820 ईस्वी में, ठीक है ना,
जैगनस थॉमस। कौन? जैगनस थॉमस क्या किए थे? इनके द्वारा अगर कहा जाए प्रागैतिहासिक काल को तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग का क्या नाम है? पाषाण काल, जिसे पत्थर का भी काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग जो है जैसे हम कह सकते हैं कि कांसा का जो है निर्माण तांबा और टीन के मिलने से होता है। ठीक है ना, तो वो कांस्य युगीन है, वो पढ़ेंगे, हम जानेंगे, बारीकी से समझेंगे। लौह युगीन यानी कि लौह युग। लौह युग कहने का मतलब वहां मतलब उस समय काल को डिनोट करेंगे जहां पे लोहा का जो है ना स्टार्ट हो गया था, मतलब यूज या हथियार या बहुत किस्म का औजार बनाना प्रारंभ हो गया था लोहा के माध्यम से। तो ये तीनों के बारे में हम जाने कि पाषाण काल में क्या है कि पत्थरों के औजार जो है उस समय बनाना प्रारंभ हो गया था। पत्थरों से औजार बनाना, छोटे हो बड़े हो या बड़ा बड़ा पत्थर से कोई भी छोटा छोटा पहिया भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत किस्म का जो है यूजेज यहाँ पे देखने को मिलता है। कांस्य युगीन में कांसा का, जैसे एग्जाम्पल में कहा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस टाइप की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है ना, तो आगे देखेंगे। लौह युग के बारे में मैंने बता दिया कि लोहा का प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। लोहा के औजार, हथियार या पहिया या जो भी अगर समझे कोई भी चीज वहां पे स्टार्टेड में हो चुका है। ठीक है ना, अगर कहा जाए एक बहुत बड़े जनक माना जाता है भारतीय पुरातात्विक विभाग के एक जनक, जिनको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वो क्या किए कि पाषाण काल, समझिएगा, वो क्या किए कि पाषाण काल को यानी कि पत्थर का काल को 3 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे? और 3 भागों में बांटे, और उसके बाद अध्ययन की सुविधा से, ताकि उसमें कुछ हेर फेर न हो, आपको बारीकी से याद रहे, तो एक चार्ट पेपर के माध्यम से मैंने इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया हूँ। उम्मीद है कि आप समझने का कोशिश करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर आप जुड़िए, फ्री में पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आता है कि चार्ट बनाया हूँ, और चार्ट बनाने के क्रम में मैंने सबसे पहला बात मैंने बताया कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो 3 भागों में बांटा गया है। हम समझते हैं, ढंग से देखते हैं, बारीकी से समझते हैं कि किस तरीका से हमारे एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है, जिसका सॉल्यूशन मैं आसानी से आप सभी के सामने करवाऊंगा और आप समझने का कोशिश करें। तो सबसे पहला आधार के बारे में चलते हैं। तो आधार तो हम बता चुके हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। ठीक है, आगे चलिए कालखंड के बारे में चलते हैं। तो कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। कितना से? 25 लाख बीसी से कितना? 10,000 बीसी। बीसी में कंफ्यूजन नहीं है, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है ना, और एडी का मतलब होता है ईस्वी सन। समझ में है? तो चलिए ठीक है। और मध्य पाषाण काल के बात किया जाए तो ये 10,000 बीसी से लेकर क्या 4,000 बीसी तक होता है। तो इस कालखंड को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है, न भी पूछता भी है। ठीक है ना, तो ज्यादा माइंडेड नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या है? नव पाषाण काल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। तो आपके मन में कुछ डाउट हो रहा होगा कि मध्य पाषाण काल भी 10,000 से प्रारंभ होता है 4,000 के बीच, और नव पाषाण काल भी 10,000 से ही स्टार्ट होता है और 1,000। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो आविष्कार में चल रहा है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में शुरुआत तो हो चुका था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था। ठीक है ना, तो नव पाषाण काल में उसका नॉलेज पूर्ण रूप से विस्तृत हो गया, इसीलिए ये दोनों पीरियड में चला जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगर बात करेंगे चरण का, तो देखिए चरण माना जाता है कि पूरा पाषाण काल को भी हम
3 खंडों में विभाजित किया है, पर अध्ययन की दृष्टि से 3 खंडों में विभाजित किया है। तो 3 खंड कौन है? तो देखिए, पूर्व पूरा पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण का, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण का। तो ये 3 भागों में बांट दिया गया। तो बारीकी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा बैक जाइए और फिर से समझिए, ठीक है ना। अगर बताएंगे तो ज्यादा तो लंबा वीडियो हो जाए, समझ रहे ना। चलिए, तो क्या कहे, पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के में बांटा गया है। और इसको जरूरी नहीं है, अगर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है और समझना है। तो बस इतना ही से जुड़े रहिए। आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, या तो कोई भी स्टेट पीसीएस का क्यों नहीं एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगर लक्षण का बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल में किस टाइप के लक्षण आदि मानव में या मनुष्य में देखने को मिलता है, यानी कि आदि मानव में देखते हैं। तो वो सबसे पहला बात आखेटक। आखेटक शब्द का मतलब होता है शिकारी, यानी कि अलग अलग जगह पर शिकार करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि उनको खाद्य संग्राहक के भी नाम से जानते थे, यानी कि खाद्य संग्राहक भी उनको कहते थे। कैसे? तो जैसे होता था क्या, कृषि का तो खोज हुआ नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि एक जगह जाकर दूसरे जगह जाकर वो शिकार करते थे। और जो भी शिकार के बाद जब शिकार यानी कि बहुत सारे जानवर खत्म हो जाते थे, यानी कि जो पशु जो होते वो खत्म हो जाते थे, तो फिर दूसरी जगह चल जाते। तो उसके बाद जो भी सामान इकट्ठा होता था, जैसे पत्थर का हो या कांसा का हो चाहे लोहा का, यानी कि जो भी चीज वो उनके पास था उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया था, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रक्रिया आगे बढ़ता गया। कृषि पशुपालन उस समय नहीं था, तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, ये चीज और ये चीज में ध्यान समझिएगा। फिर से मैं बारीकी से लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, कालखंड का ये बता दिया, ये बता दिया, चरण का बारे में बताया। तो इसको पूरा पाषाण काल को तो 3 भागों में विभक्त करते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल को किसी भी भाग में विभक्त नहीं करते। नेक्स्ट आपका है नव पाषाण काल में। तो ये क्या है, मध्य एवं नव पाषाण काल संक्रमण काल है। इसको हम संक्रमण काल के भी नाम से जानते हैं, जो नया के तौर पे आया था, ठीक है। इसमें हम बताएं कि आखेटक शिकारी था, खाद्य संग्राहक थे, और लेकिन कृषि और पशुपालन का साक्ष्य यानी कि यहाँ पे नहीं मिला है। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पशुपालन का ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ अगर बात करें मध्य पाषाण काल में, तो आखेटक तो था, खाद्य संग्राहक भी वो थे। पशुपालन की शुरुआत जो है वो आपको मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से ही आपको पशुपालन की शुरुआत मानी जाती, ठीक है, मानी जाती है। लेकिन फिर भी उतना ज्ञान नहीं था। बात समझ में आया? इसीलिए देखते हैं आगे। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या हुआ कि कृषि पशुपालन अस्थायी निवास प्रारंभ हो गया। यानी कि अगर नव पाषाण काल का बात किया जाए तो नव पाषाण काल में कृषि का भी अस्थायी रूप से व्यवस्था होने लगा, ठीक है, क्योंकि उनको कृषि का ज्ञान हो गया। तो अलग अलग जगह पे यानी कि एक अस्थायी रूप से अपना जमीन बना लिया और वहीं पर खेती किया करते, ठीक है। अस्थायी रूप से निवास भी करना प्रारंभ किया, पशुपालन का भी ज्ञान हो गया। तो कहेंगे नव पाषाण काल में पशुपालन का अस्थायी रूप से स्टार्ट प्रारंभ यानी कि प्रारंभ हो चुका। चलिए आगे देखते हैं कि वो औजार किस तरीका का रखते थे, किस तरीका का बनाते थे, वो भी जानते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या है औजार का कंडीशन कि वो जो है पोटजाइट, सल्ट, ब्लेड, ये 3 टाइप का जो है पत्थर होते हैं, या ब्लेड मानिए, उस टाइप के पत्थर से भी औजार क्या बनाया जाता था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मध्य पाषाण काल में अगर बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ कहने का मतलब कि जब शिकार किया करते थे ना, तो पहले क्या होता था, पूरा पाषाण काल में मोटा मोटा औजार बनता था, यानी बड़ा बड़ा पत्थर का बनाया जाता था। उतना ज्ञान नहीं था। उससे क्या होता था कि शिकार करने जब जाते थे तो उस वक्त क्या होता था कि उनको अगर प्रतिहार किया जाए, यानी कि शिकारी को शिकार कर रहे वो जो क्या
जो भी पशु होते थे, चाहे जंगली जानवर होते थे, तो उनको मारने के लिए क्या होता था कि एक बार दो बार प्रतिघात करने के बावजूद भी वो ठीक से मरता नहीं था। क्यों नहीं मरता था? क्योंकि उसका वो जो औजार बना होता था वो बड़ा बड़ा पत्थर का बना होता था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा एक बार दो बार उसको अंदर तक जाता नहीं था, गतता नहीं था, यानी कि हलाल नहीं हो पाता था। ठीक उसी प्रकार बड़ा अगर मध्यकालीन मध्य पाषाण काल का बात करें तो माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पत्थर का औजार बनना स्टार्ट, यानी कि छोटा छोटा पत्थर का औजार बनाना स्टार्ट हो गया। सुई टाइप का हो गया, थोड़ा सा पतला नोकीला टाइप का होगा, भाला टाइप का, तो उससे बनाना स्टार्ट कर दिया, और छोटा छोटा उससे भी छोटा छोटा, ठीक है ना। तो वो सब देखने को यहाँ मध्य पाषाण काल में मिलता है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि स्लेट के बने भी औजार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जो है एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 का जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा सब कुछ। अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण स्थल का, तो देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल में कौन सा चीज कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से उसके अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से उसका साक्ष्य प्राप्त हुए, सब देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पूरा पाषाण काल का बात किया जाए, अतीरपक्कम जो तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? अतीरपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है, हथनौड़ा एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अतीरपक्कम और हथनौड़ा, यहाँ पे मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट बी नोटेड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? अतीरपक्कम में और हथनौड़ा में, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक बात और बता दे, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो भीमबेटका जो है वो नर्मदा नदी से, यानी कि उसी के पास चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी का, ये वहां पे क्या हुआ था कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिला था। और यह तीनों काल से जुड़ा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों से जुड़ा हुआ है भीमबेटका के बारे में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर पूरा पाषाण तो समझ लिए, लेकिन मध्य पाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो देखिए एक जगह है जिसका नाम है चौपानिमोडो, यूपी में पड़ता है। इसमें मृदभांड, यानी मृदभांड कहने का मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसका साक्ष्य प्राप्त जो हुआ है, कहाँ पे? तो चौपानिमोडो में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यूपी में ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कहा जाता है, ये तीन बात ध्यान रखिएगा, एक सराय नहर, एक है वागौर और एक है आदमगढ़। यानी कि सराय नगर यूपी में पड़ता है, बागौर जो है राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ जो है वो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है इस तीनों जगह पे, फिलहाल दो जगह तो मान लीजिए बागौर और आदमगढ़, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर और आदमगढ़, यानी कि राजस्थान में बागौर पड़ता है और आदमगढ़ जो है एमपी में पड़ता है, ठीक है ना। और सराय नहर जो है वो यूपी में पड़ता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम कुत्ता को ही पशुपालन के माध्यम से अपनाया गया था, यानी कि सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? तो वो कुत्ता था। क्यों था? क्योंकि कुत्ता जो होता है वफादार होता है, और वफादार होते हुए भी वो शिकार करने में उसका बहुत अत्यधिक मात्रा में उसकी भूमिका रहती थी। तो इसीलिए क्या होता था कि कुत्ता को क्या किया? पशु के रूप में बना लिया गया। आगे देखते हैं नवपाषाण काल, ये तो आप रट ही जाइए, ठीक है ना। बुर्जहोम के बारे में, जो कश्मीर में है, बुर्जहोम में क्या हुआ था कि गर्तवास यानी कि बुर्जहोम में क्या होता था नवपाषाण काल में कि गड्ढा खोदकर, कश्मीर में गड्ढा खोदकर उसमें रहा करते थे, उस निवास करते थे, उसको गर्तवास के नाम से जानते हो। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का भी प्रमाण मिला। इससे पता चलता है कि जब मालिक मरते थे तो कुत्ता के साथ, कुत्ता और मालिक दोनों को दफना दिया जाता, ठीक है। ये एक प्रकार का दोस्ती का प्रमाण दिया जाता।
ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि वफादार होते हुए, ठीक है ना, कुत्ता ही एक वफादार है। आगे खैर देखिए गुफा, देखिए गुफाक राल क्या है, वो कश्मीर में है और यहाँ पे गुफाओं के अवशेष बहुत सारे मिले हैं और गुफाओं से रिलेटेड बहुत बात कश्मीर में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे चिरांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में रहने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। चिरांग जो बिहार में है, सारण जिला में पड़ता है, वहां से मृदभांड का अवशेष मिला है, ठीक है ना। और कोल्डीवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में पड़ता है कोल्डीवा, वो चावल का प्रथम जो है साक्ष्य जो है कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोल्डीवा यानी कि चावल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोल्डीवा से, ठीक है ना। एक नोट में एक बात बताना चाहते हैं, मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान में भी है प्रेजेंट में, तो कृषि का पहला प्रमाण वहीं से मिला है। तो मेहरगढ़ यानी कि कृषि का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है ना। तो ये बारीकी से महत्वपूर्ण स्थल को देख लिए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर आपको वीडियो डेली आता रहेगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख लीजिए जाकर, पूरा फुल्ली पढ़ाया गया है। समझ में आया ना। चलिए खोज का बात करें तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था, लेकिन उतना ज्ञान था नहीं, यानी कि खोज हो चुका था, गलती से जंगल में आग लग जाएगा दो पर टकराने से, लेकिन उस समय उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। कच्चा मांस को खाया करते थे, लेकिन जब जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो उसका उपयोग करना प्रारंभ हो गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि आग का खोज किस काल में हुआ था, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। अगर कहा जाए कि आग का उपयोग किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और नव पाषाण काल तो जानते ही हैं, उसमें पहिया, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण क्षेत्र यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सबको देखने को मिलता था। तो पहिया भी था, कृषि का खेती भी था, बाजार भी था, पशुपालन भी होने लगा, सामाजिक वस्तु यानी कि ग्रामीण क्षेत्र भी वहां पर बसने लगे, समाज का निर्माण होने लगा। तो ये आपको नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो कुछ बातें थी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम, देखिएगा ध्यान से, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए प्रथम हथियार जो अगर कहा जाए तो क्या है, कुल्हाड़ी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि पहला धातु जो है, पहला धातु उसको तांबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है, सबसे पहले अनाज जो है प्रयुक्त किया जाए खाने में, वो जौ था। दूध के साथ जौ को मिलाकर खीर बना के खाएं या जिस तरीका से भी खाया करते थे। अगला है हड्डी से निर्मित आभूषण, यानी कि हड्डी से पहले निर्मित आभूषण को मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, तो महदहा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, तो महदहा से। ये कुछ पॉइंट थी जो कि क्या प्रागैतिहासिक काल को देखने को मिला और आगे जो है नवपाषाण काल आपको पढ़ने को मिला। ये सारी बातें को मैंने बारीकी से समझाया हूँ, तो प्लीज इस चीज को समझिए और मेरे साथ बने रहिए और कल का इंतजार कीजिए। आपको डेली आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।